नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। लोकतंत्र टॉपिक पूरा होने के बाद में आज की कक्षा में हम बात करेंगे हर टॉपिक की तरह ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। वह प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, वह प्रश्न जो बेहद महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसके लिए है क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को एक तरीका देते हैं कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकृति के प्रश्न आएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये प्रश्न आप लोगों को वापस मिलेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि इसी प्रकार के प्रश्न दूसरे पूछे जाएंगे। दूसरी बात, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन प्रश्नों को ठीक से पढ़ने की आवश्यकता है। पुराने पेपर के प्रश्न पढ़ने से आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा कि किस प्रकार से आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। नोट्स को पढ़ते समय आप लोगों में एक समझ विकसित होगी कि हां, इस प्रकार का प्रश्न बनता है, उसको आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करके उसको बेहतर कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आप खुद महसूस कर देंगे कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनको तो याद करना ही करना है। इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले दो बातें मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगा कि क्योंकि ये वीडियो YouTube के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा, कुछ प्रश्न इसमें से YouTube के विद्यार्थियों के लिए भी रहेगा, उनकी तैयारी के लिए। यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। पॉलिटिकल एकेडमी मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा। वहां आपको बहुत सी डेमो क्लासेज, साथ ही साथ नोट्स की पीडीएफ आदि बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा। वहां जाकर आप लोग बहुत सी चीजों को देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर भी बहुत से वीडियो मिलेंगे इस संदर्भ में, आप उससे भी अपनी तैयारी को परख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि पॉलिटिकल एकेडमी आपके सारथी की भूमिका निभा सकती है, आपका मार्गदर्शन कर सकती है, तो फिर आप इससे अवश्य जुड़े। क्या है स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान के बैच में, क्या मिलेगा आप लोगों को, वो जरा समझ लीजिए एक ही मिनट में। सबसे पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम रहेगा इसमें स्कूल व्याख्याता का। जो भी पाठ्यक्रम, यदि इसमें कुछ भी बदलाव भी होगा तो भी आपको वो इसी में करवाया जाएगा। 5000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज इसमें आपके शामिल रहेगी। टेस्ट सीरीज 5000 प्लस प्रश्नों की, टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के बाद लगभग पूरे पाठ्यक्रम में 5000 प्लस प्रश्नों के वीडियो हल मिलेंगे आपको। वीडियो हल जैसे आपको ये 20-25 प्रश्नों का वीडियो आप देख पा रहे हैं एमसीक्यूज प्रश्न का, उसी प्रकार से टोटली टॉपिक के लगभग 5000 प्लस एमसीक्यूज के वीडियो हल आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कक्षा 11 व कक्षा 12 की एनसीईआरटी की कंप्लीट पुस्तक का अध्यापन, उसके बाद में इसके नोट्स और फिर इनके भी टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 4-in-1 एक बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और किसी प्रकार की अन्य जानकारी है तो पॉलिटिकल एकेडमी टीम के नंबर आप नोट कर सकते हैं, 8209744629। इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहां हम प्रश्न भेजते हैं दिल्ली के सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, उससे भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। खैर, अब सीधी हम कक्षा की तरफ आते हैं। मैं कक्षा की तरफ आने से पहले एक और बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। वर्ष 2014 के बाद या स्कूल व्याख्याता 2015 के पेपर को छोड़ दिया जाए तो 2013 का जो स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है, उसके बाद में 2014 का जो कॉलेज व्याख्याता का जो पेपर है, आप इन सभी पेपर को देखेंगे। उससे पहले जो प्रश्नों की प्रकृति थी, इसके बाद जो प्रश्नों की प्रकृति, वो बहुत अधिक बदल चुकी है। मैं अनेक बार इस बात को कक्षा में साझा करता हूं, फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को देखें और जानें कि किस प्रकार के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के नए तथ्य पूछे जा रहे हैं, नई प्रकार की किताबों से आजकल प्रश्न बन रहे हैं, उसके अनुरूप आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। हम पहला ही प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वर्ष 2014 का कॉलेज व्याख्याता। मैं हर बार इस बात का जिक्र नहीं करूंगा ताकि आपका समय बचे, आप लोग देख ले साथ साथ में कि किस एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न, सी राइट मिल्स के अनुसार पावर एलिट में सम्मिलित कौन है? आप लोग जानते हैं कि सी राइट मिल्स की जो पुस्तक है द पावर एलिट,
1956, एक तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और मैंने आपको याद भी करवाया था, मिल्स यानी ताकत, शक्ति आप लोगों को याद रखनी है। मिल्स ने संस्थागत दृष्टिकोण की बात कही थी, यह बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, संस्थागत दृष्टिकोण, क्योंकि इनका कहना था कि राजनीतिक संस्थाओं में शक्ति निहित होती है और जो एलिट वर्ग होता है उन्हीं के पास ये पावर होता है। तो संस्थागत दृष्टिकोण की बात कौन करता है? जैसे पेरेटो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करता है, सी राइट मिल्स जो है संस्थागत दृष्टिकोण की बात करता है। इन्होंने जो बताया कि ये जो शक्ति है, जो पावर एलिट है, इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, उसमें इन्होंने 3 को इसमें शामिल किया, जिसमें व्यवसायी, बड़े बड़े व्यवसायी या हम कह सकते हैं उद्योगपति, नंबर 2 राजनीतिक गुट, और नंबर 3 सेना। इन तीनों का गठजोड़ होता है, ऐसा सी राइट मिल्स का कहना था। ध्यान रहे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी बताया था कि सेना और उद्योग का अमेरिका में गठजोड़ है, उसकी उन्होंने चेतावनी दी थी। आइजनहावर ने सेना और उद्योग के गठजोड़ की बात भी कही थी। और सी राइट मिल्स ने भी कहा कि बड़े बड़े व्यवसायी यानी उद्योगपति, राजनीतिक गुट और सेना के बीच में गठबंधन है। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि उन्होंने मीडिया की कहीं चर्चा नहीं की, और तीनों ही विकल्प में क्या दे रखा था? मीडिया दे रखा था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के ये। अभिजनवादी दृष्टिकोण में, विशिष्ट अभिजन और विशिष्ट वर्गीय दृष्टिकोण में आप लोग पेरेटो, मिल्स, मोस्का, इनका हम अध्ययन करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। आप खुद नोट करना कि मैंने जो 3 आप लोगों के नाम लिए लोकतंत्र टॉपिक में से, मोस्का, पेरेटो और मिल्स, इनके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए कौन कौन से प्रश्न इनसे पूछे जा चुके हैं। एक सूची, ये प्रश्न बहुत अधिक आते हैं शब्दावली के, आजकल वर्ष 2014 का ही है, बहुत ढंग से इनको आपस में आप लोगों को मिलाना है। विल्फ्रेडो पेरेटो का क्या कहना था? तो विल्फ्रेडो पेरेटो ने 2 प्रकार के अभिजन वर्ग बताए, जिसमें उन्होंने 2 भागों में बांटा था, अभिजन और गैर अभिजन। अभिजन व गैर अभिजन, आप लोग जानते हैं, बहुत ढंग से हमने आपको यह करवाया है, अभिजन और गैर अभिजन। उसके बाद उन्होंने अभिजन को 2 भागों में विभाजित किया था, सत्तावादी और गैर सत्तावादी, शासकीय और गैर शासकीय। यानी कि वह अभिजन जो सत्ता में रहते हैं और वह अभिजन जो सत्ता में नहीं रहते हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमेशा सत्ता में रहते हैं अभिजन ही, चाहे वो अब सत्तावादी है चाहे वो गैर सत्तावादी है। बात को ठीक से वापिस समझिए। पेरेटो ने कहा कि समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक अभिजन और दूसरे गैर अभिजन। अभिजनों में फिर 2 भागों में बांटा, सत्तावादी और गैर सत्तावादी, यानी शासकीय और गैर शासकीय। पेरेटो का कहना है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं उनको उन्होंने सत्तावादी कहा, और जो सत्ता में नहीं रहते हैं उनको उन्होंने गैर सत्तावादी कहा। पेरेटो ने कहा कि हमेशा सत्ता इन दोनों के बीच में अदला बदली होती है, इसलिए परिसंचरण का जो सिद्धांत है, अदला बदली का जो सिद्धांत है, वो भी पेरेटो का ही है। इस प्रकार से आपने अब इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं कि पेरेटो कहता है कि शासकीय और गैर शासकीय अभिजन होते हैं। एक वो अभिजन जो सत्ता में होते हैं, एक वो अभिजन जो सत्ता में नहीं होते हैं। इनके बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है, कभी ये सत्ता में आते हैं कभी वो सत्ता में आते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में सत्ता का परिसंचरण होता है। नंबर 2 गिटानो मोस्का दे रखा है। मोस्का की पुस्तक आप लोगों को याद रखनी है, द रूलिंग क्लास 1896। द रूलिंग क्लास बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इन तीनों की। द रूलिंग क्लास ये पुस्तक है मोस्का की, और द रूलिंग क्लास जो इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने संगठनात्मक दृष्टिकोण की बात कही। जैसे पेरेटो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, मिल्स जो है संस्थागत दृष्टिकोण की बात करते हैं, उसी प्रकार से मोस्को संगठनात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं। मैं लिख देता हूं, संगठनात्मक दृष्टिकोण। संगठनात्मक दृष्टिकोण यानी कि मोस्का के अनुसार शक्ति जो है संगठन में रहती है, और जो अल्पसंख्यक जो वर्ग होते हैं, एलिट जो वर्ग है, अभिजन है, कुछ भी कह दीजिए, ये संगठित होते हैं क्योंकि ये संख्या में कम होते हैं। इस प्रकार से मोस्का से हो जाएगा आप लोगों के संगठन की क्षमता। उसके बाद में मिचेल्स, इन 4 के नाम पेरेटो,
मोस्का, मिल्स और मिचेल्स, इन चार को आप ठीक से याद रखेंगे। इन चारों की पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए, इन चारों के विचार क्या थे आपको याद होने चाहिए, इन चारों ने किस दृष्टिकोण का अध्ययन किया, किस दृष्टिकोण में शक्ति को निहित माना या किस संस्था में शक्ति को निहित माना, यह आप लोगों को याद होना चाहिए। मिचेल्स का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जो मुझे लगता है 15 से 20 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, अल्पतंत्र का लोह नियम। मिचेल्स का कहना है कि हर परिस्थिति में, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हो, कुछ एक लोग जो है, शक्ति हमेशा कुछ एक लोगों के हाथ में रहती है, अल्पसंख्यक लोगों के हाथ में रहती है। यह अल्पतंत्र का लोह नियम है। तो अल्पतंत्र के लोह नियम की बात कौन करते हैं? मिचेल्स कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैक्स वेबर आ गए आपके। तो राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा चलती है, ऐसा कहना है आप लोगों के मैक्स वेबर का। मिचेल्स की पुस्तक आप लोगों को याद रखनी है, पॉलिटिकल पार्टीज 1911, यानी कि 1911, पॉलिटिकल पार्टीज। ये पुस्तकें इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा 2। देखिए पेरेटो का 2 हो गया, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। उसके बाद में मोस्का का कहां लगाया, हाँ संगठन 3, तो 3 इसमें है। तो ये वाला उत्तर आप लोगों के सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य मुख्य रूप से एक हस्तक्षेपवादी राज्य है। सामाजिक लोकतंत्र के बारे में हमने बातचीत की थी। देखिए सामाजिक यानी कि एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें लोकतंत्र पर बल दिया जाता है और सामाजिक स्थिति यानी लोगों के हितों की सुरक्षा करने की भी कोशिश होती है। पंडित नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे। एक ऐसा लोकतंत्र जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी सुरक्षा करता है और सामाजिक समानता भी समाज में स्थापित करने की कोशिश करता है, उसको हम लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से जानते हैं। तो ऐसा राज्य जो समाजवाद भी है, यह सामाजिक है और लोकतांत्रिक भी है, उसका मुख्य काम होता है सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक पुनर्निर्माण करने की, औद्योगिक समृद्धि और आर्थिक विकास लाने की, आंतरिक व्यवस्था लाने की, संपूर्ण सामाजिक जीवन को राज्य के नियंत्रण में लाने की। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए आंतरिक व्यवस्था या केवल सुरक्षा का कार्य करना, ये तो न्यूनतम राज्य करता है, जो बाजारू राज्य हम कह सकते हैं, जिसको अहस्तक्षेपवादी राज्य कह सकते हैं, पुलिस राज्य का काम होता है। संपूर्ण सामाजिक जीवन में राज्य का नियंत्रण, ये साम्यवादी बात करते हैं कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर। हालांकि साम्यवादी राज्य के विलुप्त होने की बात करते हैं, लेकिन जहां भी साम्यवादी व्यवस्थाएं स्थापित हुई, चाहे चीन है चाहे रूस है, वहां पर उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। हमने शीत युद्ध में सोवियत संघ रूस के बारे में ऐसा जाना है। औद्योगिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात भी जो है, औद्योगिक राज्य जो होते हैं विशेष रूप से हम कह सकते हैं बाजारू अर्थव्यवस्था वाले जो राज्य होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये कि जहां सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए राज्य लोक कल्याणकारी कार्य भी करता है और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए वो प्रयास करता है। तो सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करने की जो प्रयास की जाती है, इसके लिए राज्य जो है हस्तक्षेप करता है, तो उसे हम सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बात कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कि आगे इनके सिद्धांत दे रखे हैं, उसमें से एक गलत है। हालांकि मैक्स वेबर का अध्ययन हमने नहीं किया है, ट्रॉटस्की को हमने इस टॉपिक में नहीं पढ़ा, लेकिन मार्क्सवाद में हमने इनकी चर्चा कर रखी है। कौन सा इनसे संबंधित नहीं है? लेकिन ये प्रश्न मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि अभिजन का परिसंचरण का सिद्धांत पेरेटो का है, विल्फ्रेडो पेरेटो का है, और इन्होंने कहा कि सत्ता आपस में, अभिजनों के बीच में ही हमेशा आपस में अदला बदली होती रहती है, इसको हम परिसंचरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये किसका दे रखा है? मिचेल्स का है, गुट तंत्र का लोह नियम, इसलिए इसका सीधा सीधा उत्तर क्या हो गया? ये हो गया। तो इस प्रकार से बाकी सारी चीजें ठीक है। मैक्स वेबर अधिकारी की तानाशाही की बात करते हैं। बर्नहम सभारूपता का सिद्धांत, ये मेरे सामने आया नहीं क्या है, लेकिन ये सही होना चाहिए क्योंकि गलत इसका यही होगा, हमने देख लिया। और ट्रॉटस्की स्थायी क्रांति की बात करती है, हमने मार्क्सवाद में बात की थी कि वो स्थायी क्रांति की बात करते हैं ताकि जो है सर्वहारा वर्ग के हितों की सुरक्षा की जा सके। तो इस प्रकार से इसका उत्तर रहेगा ये 3। बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहां एक तरफ विश्लेषक दे रखे हैं, एक तरफ उनके विचार दे रखे हैं, यानी कि उनकी पुस्तकें दे रखी है, या पुस्तकें और उनके विचार लगभग एक जैसे ही है, क्योंकि जो पुस्तक है उसी से संबंधित विचार है, इसलिए वहां पर विचार लिख दिया है।
हंटिंगटन के बारे में हम बेहतर जो जानते हैं, जिनको हमने पढ़ा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। हंटिंगटन द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के बीच संघर्ष, इस पुस्तक की भी हमने चर्चा की है। तो हंटिंगटन का जहां नाम आ जाता है वहां द क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन हो जाएगा। और जहां फुकुयामा का बात आता है वहां एंड ऑफ हिस्ट्री। बहुत चर्चित पुस्तकें हैं, दोनों विचारक बहुत चर्चित हैं, इनकी पुस्तकें बहुत चर्चित है, इनके विचार बहुत चर्चित है, इसलिए इन दोनों के आधार पर इस प्रश्न को हम लोगों को सही करना है। और देखिए किस प्रकार से इसके बाद में देख लीजिए, आगे देख लीजिए आप लोग कि सी में 1 हो गया, बी के अंदर आप लोगों के 3 हो गया। तो क्रॉथहैमर द यूनिपोलर मोमेंट, ये इनसे संबंधित है, इनकी पुस्तक है। पॉल कैनेडी का हो जाएगा, फिर बचा हुआ आप लोगों के द राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स, तो ये आपके पॉल कैनेडी का हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ये मैंने केवल हंटिंगटन और फ्रांसिस फुकुयामा की बात हमने इस टॉपिक में की थी, उनसे संबंधित प्रश्न होने के कारण इस प्रश्न को मैंने लिया है। अभिजन के परिसंचरण का सिद्धांत देखिए, अलग से ही पूछ लिया गया, सीधा सीधा है विल्फ्रेड पेरेटो। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, एडवर्ड सिल्स से संबंधित, और राजनीतिक आधुनिकीकरण के 4 मॉडलों का वर्णन किया। हालांकि इस टॉपिक को पढ़ते समय हमने एडवर्ड सिल्स के आधुनिकीकरण के प्रतिमान या मॉडल की चर्चा नहीं की, क्योंकि लोकतंत्र टॉपिक से जुड़ी हुई बात नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगा कि वास्तव में इनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो कुछ बातें मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, हालांकि मैं नोट्स के पीछे इसको ऐड कर दूंगा, लेकिन यहां आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझा मैं यहां रहा हूं आप लोगों को। एडवर्ड सिल्स राजनीतिक आधुनिकीकरण के 4 मॉडल का वर्णन करते हैं, नहीं, एडवर्ड सिल्स आधुनिकीकरण के 5 मॉडल का वर्णन करते हैं। तो पहला कथन तो यहीं से आपके क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, सिल्स संरक्षक लोकतंत्र का राजनीतिक आधुनिकीकरण के द्वितीय श्रेष्ठ मॉडल के रूप में समर्थन करते हैं। यह बात एकदम सही है कि उनका जो दूसरा जो मॉडल है, वो दूसरा जो उनका मॉडल है, जिसको हम नाम मात्र या अधिष्ठात्र लोकतंत्र भी कहते हैं, उसको हम ट्यूटलरी डेमोक्रेसी कहते हैं, उसी को जो है संरक्षक लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर कथन बी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के केवल बी सही है, केवल बी सही है, इनकी 2-8 में आपके उत्तर सही हो जाएगा। अब हम 5 मॉडल की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एडवर्ड सिल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजिंग पुस्तक में, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन पुस्तक में एडवर्ड सिल्स ने राष्ट्रों के 5 प्रतिमान बताए। कितने प्रतिमान बताए? 5। पहला प्रतिमान राजनीतिक लोकतंत्र, पहला प्रतिमान कौन सा हो गया इनका? राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा हो गया नाम मात्र या अधिष्ठात्र लोकतंत्र, इसी को कहा जाता है संरक्षक लोकतंत्र, ट्यूटलरी डेमोक्रेसी, ट्यूटलरी डेमोक्रेसी। तीसरा है आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र यानी टोटलिटेरियन ओलिगार्की। चौथा है सर्वाधिकारों का वर्गतंत्र, सर्वाधिकारों का वर्गतंत्र। एक मिनट, इसमें देखिए आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र यानी कि ये हो जाएगा आपके मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की। और जो चौथा है वो हो जाएगा टोटलिटेरियन ओलिगार्की। थोड़ा सा ध्यान रखना, आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र यानी कि मॉडर्नाइजिंग ओलिगार्की, और सर्वाधिकारों का वर्गतंत्र यानी टोटलिटेरियन ओलिगार्की। और पांचवा है परंपरागत वर्गतंत्र, परंपरागत वर्गतंत्र यानी ट्रेडिशनल ओलिगार्की, ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ये 5 प्रकार उन्होंने बताए। पहला राजनीतिक लोकतंत्र, और यहां राजनीतिक लोकतंत्र ये सर्वश्रेष्ठ रूप है उनका। आधुनिकीकरण राज्यों के प्रतिमान में सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? एडवर्ड सिल्स के अनुसार वो है आप लोगों के राजनीतिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। और उन्होंने कहा इसका विकास अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में है, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में, जहां आधुनिकीकरण राज्य इसी की तरफ अग्रसर है। और यहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष निर्वाचन, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो इसको सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम रूप का है ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है। दूसरा जो नाम मात्र का जो लोकतंत्र है, जिसको
ट्यूटलरी डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह उनका द्वितीय श्रेष्ठ रूप है। इनकी प्रथम सर्वोत्तम तो यह हो गया, और यह सेकंड द्वितीय श्रेष्ठ रूप है, द्वितीय श्रेष्ठ रूप है। और उनका मानना है कि इस प्रकार के लोकतंत्र को संरक्षक लोकतंत्र भी कहा जाता, जो प्रश्न पूछा गया। तो यह जो दूसरा जो रूप है, इसी को क्या कहा जाता है? संरक्षक लोकतंत्र, संरक्षक लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र तो होता है, लेकिन प्रेस और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होते हैं। ध्यान रखना, प्रेस और नागरिकता पर प्रतिबंध होते हैं, इसलिए दूसरा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं है। तीसरा जो आधुनिकीकरण का जो वर्ग तंत्र है, इसमें यह व्यवस्था जो है वो सेना का प्रभाव ज्यादा होता है, इसमें सेना का प्रभुत्व होता है, और संसद के पास में नाम मात्र की शक्ति होती है, और नौकरशाही ज्यादा इसमें हावी होती है। तीसरा जो आधुनिकीकरण जो ओलिगार्की है। चौथा जो सर्वाधिकारवादी वर्ग तंत्र है, ये इटली में और जर्मनी में जो फांसीवाद और जो नाजीवाद था, या चीन में जो साम्यवाद है, वहां पर इस प्रकार के राज्यों को उसमें इसने शामिल किया है। और इसमें जनता के पास किसी प्रकार के न तो मूल अधिकार होते हैं, ना व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, और न किसी प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, तो तानाशाही शासन व्यवस्था है। पांचवा जो परंपरागत जो वर्ग तंत्र है, ट्रेडिशनल जो ओलिगार्की है, यहां पर तानाशाही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं होती है, और तानाशाही राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है तो जनता की सहभागिता न के बराबर होती है, और संसद के पास में भी शक्तियां नहीं होती है। तो 5 प्रकार के राष्ट्रों के प्रतिमान किसने बताए हैं? एडवर्ड सिल्स ने बताए हैं। और एडवर्ड सिल्स के अनुसार राजनीतिक जो लोकतंत्र है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, वो सर्वश्रेष्ठ रूप है। उसके बाद में जो ट्यूटलरी डेमोक्रेसी है, वो द्वितीय श्रेष्ठ रूप है, जिसको उन्होंने संरक्षणात्मक या संरक्षक लोकतंत्र भी कहा है। उनकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है, मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में ये 5 राष्ट्रों के प्रतिमान बताए एडवर्ड सिल्स ने। तो मुझे लगता है कि अब आपके एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नोट्स में मैं इसको ऐड कर दूंगा, आप लोग जरूर इसको देख लें। नम्मा प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ राजनीतिक अभिजन के विचार दे रखे हैं, और दूसरी तरफ उनके समर्थक विचार दे रखे हैं। बहुत अधिक प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। शक्ति अभिजन की बात कौन करते हैं? तो शक्ति का नाम जहां आता है, पावर का नाम जहां आता है, आपको करना है सी राइट मिल्स, सी राइट मिल्स। उसके बाद में अल्पतंत्र का लो नियम जहां भी आ जाए, आप लोग जानते हैं, रॉबर्ट मिचेल्स। उसके बाद में नया वर्ग, ये देख लीजिए पहले नया वर्ग। नया वर्ग मिलोवान जिलास की जो पुस्तक है, द न्यू क्लास, हमने इस पुस्तक की चर्चा भी की थी, और आपको ठीक से बात याद आ रही होगी। द न्यू क्लास, द न्यू क्लास, द न्यू क्लास एंड एनालिसिस ऑफ द कम्युनिस्ट सिस्टम, ये पुस्तक किसकी है? मिलोवान जिलास की। तो नया वर्ग है, ये वर्ष नहीं है। नया वर्ग की बात कौन करते हैं? मिलोवान जिलास बात करते हैं। और अंत में प्रति अभिजन आपके किससे संबंधित हो जाएगा? एस.ई. फाइनर से संबंधित हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1 में 3, बाकी कहीं 1 में 3 उसमें भी है, 2 में 1, तो 2 में 1, हाँ ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ये 1 वाला। तो बहुत जबरदस्त शब्दावलियां हैं, इनको ठीक से आप लोगों को तैयार करना है। इन प्रश्नों में जो भी चीज, जैसे कि आपने टॉपिक पूरा पढ़ लिया, नोट्स आप लोगों के पास में है, अब एमसीक्यूज हल करते समय कुछ नए तथ्य भी आप लोगों के सामने आएंगे, उनको आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। क्योंकि इतने सारे एग्जाम हुए हैं, और उसमें से कहीं पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए, हमें किसी प्रमाणिक बुक में वो तथ्य और फैक्ट नहीं मिला है, तो हमने नोट्स में भी उसको शामिल नहीं किया, लेकिन आप इस आधार पर उन चीजों को शामिल कर सकते हैं। ऐसे रहेंगे लगभग 4-5 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनकी चर्चा हमने नहीं की पढ़ते समय, तो उन प्रश्नों को जो है आपको एक नोट्स के रूप में, महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आपको ऐड करना है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग सुमेलित नहीं है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि द रूलिंग क्लास मोस्का की पुस्तक है। एलिट एंड सोसाइटी बोटामोर से संबंधित है। द पावर एलिट हमने चर्चा की, सी राइट्स मिल से संबंधित है। लेकिन द माइंड एंड जो सोसाइटी है, द माइंड एंड सोसाइटी, यह पुस्तक जो है किसकी है? पेरेटो की है। किसकी है? पेरेटो की। यह पुस्तक पेरेटो की है, तो इस आधार पर यह सुमेलित नहीं है। आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा। फिर रेमंड एरोन, इसका नाम पुस्तकों में रेमंड एरोन मिलता है, या एरोन रेमंड दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश वाला भी आपको नाम देखना चाहिए। एरोन रेमंड की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है सोशल स्ट्रक्चर
एंड द रूलिंग क्लास 1950 की। तो सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक यदि यहां पर होती तो हम कर देते एरॉन रेमंड, लेकिन ये जो द माइंड एंड जो सोसाइटी वो किसकी पुस्तक है, पेरेटो की पुस्तक है। तो मैंने कहा पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने किस दृष्टिकोण से बात की बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित शब्दावलियां इनके सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? चूंकि हमने लोकतंत्र के संदर्भ में बात आई तो राम मनोहर लोहिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत संक्षिप्त में इस टॉपिक में चर्चा की है। हालांकि अलग से जब हम भारतीय विचारकों की चर्चा करेंगे बहुत डिटेल में इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल राम मनोहर लोहिया जो है शक्तियों के केंद्रीकरण के विरोधी थे और वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, तो सीधा सीधा इसका उत्तर हो जाएगा विकेंद्रीकृत समाजवाद। वो समाजवाद के समर्थक थे लेकिन वो विकेंद्रित समाजवाद के समर्थक थे, इसलिए उन्होंने चौखंबा सिद्धांत भी दिया था। अगला, जवाहरलाल नेहरू की प्रजातांत्रिक समाजवाद। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक थे और इसके कारण पंडित नेहरू की जो अवधारणा थी उसमें योजना, उन्होंने नियोजित विकास के माध्यम से भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। नियोजित विकास उनके इस अवधारणा में शामिल है। आर्थिक समानता भी शामिल है। नियोजित विकास के माध्यम से या विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आर्थिक असमानता को दूर करने के प्रयास भी पंडित नेहरू के द्वारा किए गए थे या उनकी इस विचारधारा में ये बात शामिल थी। सामाजिक परिवर्तन भी उनके विचारों में शामिल है, लेकिन रूढ़िवाद कहीं पर भी उनके विचारों में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बड़े जबरदस्त प्रश्न है, आप लोग ठीक से इनको समझे और समझने की कोशिश आप लोग करें। इसी प्रकार से प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है। पहला है संरक्षक लोकतंत्र, और संरक्षक लोकतंत्र की सबसे पहले जो बात करते हैं वो जॉन लॉक करते हैं, क्योंकि जॉन लॉक का कहना था कि शक्ति जो है वो जनता से ही प्राप्त की है। सीमित शासन की बात, सीमित संप्रभुता की बात, उत्तरदायी शासन की बात, संवैधानिक सरकार की बात जॉन लॉक करते हैं। इसलिए जॉन लॉक को संरक्षक लोकतंत्र का हम जनक कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जेरेमी बेंथम भी संरक्षक लोकतंत्र से ही संबंधित है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा पहले का 4। दूसरा, विकासात्मक लोकतंत्र की बात जे.एस. मिल करते हैं, हम पहले भी चर्चा करके आए हैं, लेकिन विकासात्मक लोकतंत्र की बात जे.एस. मिल करते हैं। ठीक है। उसके बाद में लोकतांत्रिक अभिजनवाद, तो लोकतांत्रिक अभिजनवाद की जब चर्चा आती है तब हम सीधे कहां चले जाएंगे, शुम्पीटर के पास में चले जाएंगे। और बहुलवादी लोकतंत्र है तो रॉबर्ट डहल आप लोगों के आएगा, क्योंकि बहुलवादी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत में बहुलवाद की, ओलिगार्की की जो बात करते हैं वो रॉबर्ट डहल करते हैं। तो इस आधार पर हम सब ने बहुत डिटेल में हम चीजों को समझाएं, ज्यादा मैं समय नहीं लेना चाहूंगा आप लोगों का। ए में हो जाएगा 4, तो किसी में 4 नहीं तो ये आपके हो गया, लेकिन कई बार देखना एक में और 4 हो सकता है, तो थोड़ा भी सोचना होता है। तो 2 में 2, सी में फिर हो जाएगा आप लोगों के 1 और डी में हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये बहुत ढंग से आप लोगों को समझना है। लोकतंत्र के चिरसम्मत सिद्धांत, यानी कि जो शास्त्रीय जो सिद्धांत है, इसके संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन कौन सा है? तो ये निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार है और यही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार नहीं है। आप लोग जानते हैं कि निर्देशित या प्रबंधित जो लोकतंत्र होता है उसमें निरंकुश सरकारें भी हो सकती है। सुकार्नो का जो कार्यकाल था उसी समय ये शब्द जो है चर्चा में आया था। रूस में इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो हम लोग जो है शास्त्रीय लोकतंत्र को, चिरसम्मत लोकतंत्र को निर्देशित लोकतंत्र का एक रूप नहीं मान सकते हैं। इसमें संरक्षक लोकतंत्र है, विकासात्मक लोकतंत्र, ये सारे शामिल होते हैं। तो ये एक प्रत्यक्ष सहभागी लोकतंत्र है, बिल्कुल जनता प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहभागी होती है। ये इसके संदर्भ में सही बात है। ये सदजीवन अर्जित करने के लिए सामान्य हित को पूरा भी करता है। ये लोकतंत्र का एक पूर्व उदारवादी सिद्धांत है। तो उदारवाद से पहले का जो सिद्धांत है तो हम इसको पूर्व उदारवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से निर्देशित लोकतंत्र का एक प्रकार नहीं है। अगला, उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। विमर्शी लोकतंत्र के बारे में हमने चर्चा की, जिसको हम परिचर्चात्मक लोकतंत्र कह सकते हैं, जहां जनता अपनी बात रखती है, हर मुद्दे पर चर्चा करती है, बहस में हिस्सा लेती है और अपने विचार रखती है। जहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है उसको हम विमर्शी लोकतंत्र कहते हैं। बहस पर आधारित सहमति, बिल्कुल बहस करके लोग सहमत होते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। दूसरा, खुली और बल प्रयोग विहीन बहसें, बिल्कुल खुली बहस होती है, बिना बल प्रयोग की बहस होती है, व्यक्ति अपनी इच्छा से इन बहस में भाग लेते हैं। और आदर्श भाषा दशा, यानी कि आदर्श भाषण दशा,
तो भाषण दिए जाते हैं, विचार विमर्श किए जाते हैं, आदर्श भाषण दशा होती है। लेकिन ध्यान रखना कौन सा संबंधित नहीं है, पूर्व नियोजित वरीयताएं सम्मिलित नहीं है। पूर्व नियोजित का मतलब है कि पहले से आपने कुछ चीजों को निश्चित कर रखा है, उन्हीं पे चर्चाएं होती है, ऐसा बिल्कुल इसमें नहीं होता है। तो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित पूर्व नियत वरीयताएं नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है? प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, हमने प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में हमने चर्चा की। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कोई प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्थाओं में भाग लेते हैं। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि जनमत संग्रह मूलक जो लोकतंत्र होता है उसमें तो जनता स्वयं सहभागी होती है, और जनमत संग्रह लोकतंत्र में जनता से राय लेकर ही निर्णय लिए जाते हैं। सर्वाधिकारवादी जो शासन होता है उसमें तो तानाशाहों का शासन होता है, टोटलिटेरियनिज्म शासन होता है, जहां पर जनता की बिल्कुल भी सहभागिता नहीं होती है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग नहीं लेते हैं। जन लोकतंत्र मार्क्सवाद का एक रूप है, हमने चर्चा की थी जन लोकतंत्र के बारे में। तो यहां भी इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं होती है। तो फिर प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का एक प्रतिरूप कौन सा है? बहुलतंत्र, ओलिगार्की जिसको हम कह सकते हैं, रॉबर्ट डहल जिसकी बात करती है, या फिर बहुलवादी जिसकी बात करते हैं कि समाज में बहुत से समूह होते हैं, इन समूहों के जो नेता है वो प्रतिस्पर्धा करके जो है सत्ता प्राप्त करते हैं। तो अल्पसंख्यक लोग शासन व्यवस्थाओं में भागीदार होते हैं, जनता का काम उनको चुनने का होता है, इसलिए ये प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का एक प्रतिरूप हो गया। लोकतंत्र पर मार्क्स के विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। प्रबोधन परंपरा में वे लोकतंत्र को एक आंगिक समुदाय के रूप में देखते हैं। ये बात सही है, क्योंकि व्यवस्था को सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्था होती है, पूंजीवाद के अंत के बाद में सर्वहारा वर्ग के तानाशाही की स्थिति जो रहती है उसमें शासन व्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया है। मार्क्स का मानना है कि बुजुर्वा जो लोकतंत्र है, मार्क्स ने लोकतंत्र को बुजुर्वा लोकतंत्र कहा क्योंकि वो पूंजीपतियों के हितों की सुरक्षा करने वाली व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि राज्य शोषण का यंत्र है और एक वर्गीय संस्थान है। तो बुजुर्वा जो लोकतंत्र है वो अवसरानुकूलन बुजुर्वा आतंक में बदल जाता है। बुजुर्वा आतंक में बदल जाता है, इसका मतलब है बुजुर्वा के हितों की सुरक्षा करता है, सर्वहारा वर्ग की शोषण करते हैं। तो दोनों कथन इसमें क्या है? सही है, दोनों कथन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र के प्रतिरूप एवं इसके समर्थक विचारकों में त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है, उसको हम लोगों को पहचानना है। लोकतंत्र के प्रतिरूप दे रखे हैं और कौन सा त्रुटिपूर्ण है। सामाजिक लोकतंत्र टॉकविले से संबंधित है, ध्यान रखना, टॉकविले बहुमत की निरंकुशता की बात भी करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की बात एडवर्ड सिल्स करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग नोट कर देना। राजनीतिक लोकतंत्र एडवर्ड सिल्स से संबंधित है। लेकिन ध्यान रखना, विकासात्मक लोकतंत्र बेंथम से संबंधित नहीं है, संरक्षक लोकतंत्र बेंथम से संबंधित है। विकासात्मक लोकतंत्र जे.एस. मिल से संबंधित है, जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल से संबंधित है विकासात्मक लोकतंत्र। और आप जानते हैं कि रूसो, जेडीएच कॉल, पैटमैन, रूसो, जेडीएच कॉल, पैटमैन भी जो है विकासात्मक लोकतंत्र से संबंधित है। आप इस बात को जानते हैं। दलविहीन लोकतंत्र की बात जयप्रकाश नारायण करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 3। अगला, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ है केवल शासन का स्वरूप ही नहीं अपितु जीवन का ये एक क्या है? माध्यम है, इसको जीवन शैली भी कहा जाता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है? लॉर्ड ब्राइस की है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। देखिए कितने सारे प्रश्न आते हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें मिलान करने का प्रश्न इस टॉपिक में से नहीं आता है। रॉबर्ट डहल जवाबदेहिता और लोकप्रिय उत्तरदायित्व का सुनिश्चित होना, क्योंकि रॉबर्ट डहल जिस ओलिगार्की की बात करते हैं, बहुलतंत्र की बात करते हैं, वो उसको सर्वश्रेष्ठ शासन मानते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानते हैं। जेम्स बरहम का मानना है कि शक्ति जो है, सत्ता जो है प्रबंधक वर्ग के हाथ में आ जाती है, न तो पूंजीपत, न तो अल्पसंख्यक, यानी कि न तो पूंजीपतियों के हाथ में रहती, न साम्यवादियों के हाथ में रहती, किसी के हाथ में नहीं रहती। सत्ता जैसे ही बदलती है, सत्ता चाहे किसी की भी हो, हमेशा शक्ति प्रबंधक वर्ग के हाथ में ही रहेगी, जो नौकरशाही है उनके हाथ में ही रहेगी। तो नौकरशाही की शक्ति का सिद्धांत भी बर्नहम के द्वारा दिया गया था। शैमुअल ब्रिटन ने लोकतांत्रिक अतिभार की बात करते हैं, नव दक्षिणापंथी लोकतांत्रिक अतिभार के खतरों की बात करते हैं। उनका मानना है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जो जन कल्याणकारी कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं उसमें बहुत अधिक बजट उसके ऊपर खर्च होता है, इससे सरकार
के ऊपर भार आ जाता है, सरकार के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो जाता, जिसको लोकतांत्रिक अतिभार जैसे शब्द का प्रयोग किया शैमुअल ब्रिटन ने। हैबरमास लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच तनाव की बात करते हैं, क्योंकि हैबरमास का कहना है कि जो विचार है, उन विचारों पर जो चर्चाएं होती है, वो केवल और केवल पूंजीपति वर्ग की विचारधारा का ही प्रभुत्व होता है। आम जनता उसमें भाग नहीं ले पाती है, उनके विचारों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसके कारण लोकतंत्र और पूंजीवाद के बीच में तनाव की स्थिति है। इसलिए हैबरमास आदर्श अभिव्यक्ति की बात करते हैं, आदर्श अभिव्यक्ति की स्थिति की बात करते हैं, जहां सभी लोग अपने विचारों को रख सके। तो डी में हो गया आप लोगों के 1, तो इसके आधार पर यह आपके उत्तर सही हो जाएगा।